value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total production of the sector for the year. So the sum total of production in three sectors is called GDP, and it is the value of all final goods services produced within a country during a particular year. तो दोबारा बता रही बच्चे, क्या होता है, एक ईयर में एक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली टोटल एंड गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रैंड टोटल जीडीपी कहलाता है. दोबारा बता रही हूँ इंग्लिश में भी, दैट जीडीपी क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. दिख रही है सबको? डेफिनेशन अंडरलाइन कर दी मैंने, बुक में भी कर लीजिएगा. गॉट इट बाय ऑल? बेटा हर एक सेक्टर, हर एक प्रोडक्ट 3 सेक्टरों से गुजरता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. यानी कोई भी अब एक गुड्स बनाना है हमें, तो वो गुड्स पहले प्राइमरी स्टेज में उसको किया जाएगा, सेकेंडरी में उसको मैन्युफैक्चर करके बनाया जाएगा, और टर्शरी सेक्टर उसको मार्केट में पहुंचाएगी. तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी गुड्स जो हमारे रीच तक आता है, हमारी पहुंच में आता है, तो वो हमारी पहुंच में आने से पहले ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से गुजर के या इन प्रोसेस को करते हुए आता है. फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो फाइनल कॉस्ट कहलाती है. एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझेंगे एक एग्जाम्पल से. सपोज दैट मैंने क्या एक बिस्किट खरीदा, क्या खरीदा, एक बिस्किट खरीदा मैंने. जो कौन सा बिस्किट खरीदा, चलो एक पार्ले जी का पैक खरीदा, 10 पैक का एक पैक खरीदा और उसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज. यानी एक मैंने मेगा पैक खरीदा पार्ले जी बिस्किट का, जिसमें कितने पार्ले जी बिस्किट है, 10 बिस्किट है. तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि 1 बिस्किट की कीमत कितनी हुई, 10 हुई. अगर 1 की 10 है तो ऑब्वियसली 10 की हो जाएगी 100. अब क्या, अब जो 100 रुपीज मुझे पढ़ाना बेटा, और आप जानते हैं कि बिस्किट कैसे बनता है. देखो बिस्किट आटे से बनता है, पहले व्हीट उसमें होता है, फिर बिस्किट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑयल, शुगर या नट्स ये डाले जाते हैं. यानी एक बिस्किट बनाने में अगर आटे का बिस्किट है तो आटा होगा उसमें, उसको बनाने के लिए उसमें थोड़ा ऑयल पड़ा जाएगा, उसमें मीठा लाने के लिए उसमें शुगर को डाला जाएगा, और कुछ और अच्छा टेस्ट लाने के लिए जो हमारे नट्स होते हैं उसको डाला जाता है. बिस्किट ऐसे ही तो नहीं बन जाता. यानी आप कह रहे हैं व्हीट से बिस्किट बनाने के लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं बेटा. यस ना? हाँ, कुछ प्रोसेस से हमें बिस्किट बनाने के लिए कोई एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस से गुजर के जब हमारे पास फाइनल बिस्किट आता है तो उसकी कीमत हमें है कि 10 रुपीज लगा देते हैं. चलिए 10 रुपीज. तो इस 10 रुपीज में ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर यानी उस व्हीट की भी कॉस्ट जुड़ी है, ऑयल की भी कॉस्ट जुड़ी है, और जो नट्स हैं उसकी भी इसमें ऑलरेडी कॉस्ट जुड़ी है. और इन तीनों कॉस्ट को मिला के वो हमें कितने का पड़ रहा है, एक बिस्किट 10 रुपीज का या 40 रुपीज का मान लेते हैं. चलो 40 रुपीज का अच्छे ब्रांड का हमने एक जो भी आप कह सकते ओरियो का ही बिस्कुट लिया, ओरियो का बिस्किट हमने 40 रुपीज का लिखा. और ओरियो के बिस्किट में कुछ कलर फ्लेवर मिलाने के लिए चॉकलेट कलर भी मिलाया जाता है, ठीक है, कोकोआ पाउडर मिलाया जाता है और नट्स मिलाए जाते हैं. तो हम बार बार केवल हम किसको ऐड करेंगे, 40 रुपए उस बिस्किट की कीमत है तो केवल हम 40 रुपीज उस बिस्किट की कीमत को मानेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि यार इसमें तो 10 रुपए का आटा भी लगा होगा, 5 रुपए का क्या है ऑयल भी लगा होगा, या 10 रुपीज के नट्स भी डले होंगे, और 5 रुपीज की पैकेजिंग भी हुई होगी. बेटा क्योंकि ये 40 रुपीज का क्यों मिल रहा है हमको, क्योंकि ऑलरेडी ये 40 रुपीज में जो इसमें चीजें पड़ी हैं, चाहे इसमें ऑयल पड़ा है, चाहे इसमें नट्स पड़े हैं, चाहे इसकी जो पैकेजिंग चार्ज है, ये ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है. और फाइनल ये सारी चीजें मिला के ही इसकी फाइनल कॉस्ट कितनी रखी गई है बेटा, 40 रखी गई है. इसलिए हम केवल ये 40 रुपीज को ही क्या करेंगे,
अपनी उस बिस्किट की कीमत को 40 रुपीज की जो कीमत का बिस्किट है केवल 40 रुपीज को ही कैलकुलेट करेंगे कि एक देश में अगर 100 बिस्किट बने एक साल में तो 100 इंटू 40 तो कितना हो गया 4000, यानी 4000 जो होगा उस 100 बिस्किट का फाइनल वैल्यू होगी और इसी वैल्यू को हम जीडीपी पे इन्वॉल्व करेंगे कि अगर एक देश के अंदर 100 बिस्किट बने तो उस बिस्किट की टोटल जीडीपी 4000 होगी। हम ये नहीं करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में अरे 10-10 रुपए का तो उसमें वो भी है 40 में प्लस 10 करेंगे कि 10 रुपए का इसमें आटा है, 5 रुपए का ऑयल है, 5 रुपए का नट्स है या 10 रुपए की पैकेजिंग है। इसको दोबारा से हम इनमें ऐड नहीं करेंगे, केवल हम किसको जीडीपी में ऐड करेंगे, जो हमारे पास फाइनल गुड्स हमने परचेज किया है उसी की कीमत को हम उसमें जीडीपी पे इन्वॉल्व करेंगे। समझ आना चाहिए बेटा ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कह रहा है ये चैप्टर आपको। देखो, टेक एग्जाम्पल, अ फार्मर हु सेल फ्लोर मिल 8 रुपीज पर केजी, यानी एक फार्मर एक आटा चक्की में 8 रुपए पर केजी में गेहूं बेचता है। अब क्या करता है, जो मिल है, जो मशीन है, उस आटे को ग्राइंड करती है और उस आटे को 10 रुपए में किसको दे देती है, एक बिस्किट कंपनी को दे देती है। सो आगे क्या होता है, द बिस्किट कंपनी यूज फ्लोर things such as sugar, oil, make 4 packet of biscuit and it sell biscuit in the market to the consumer rupees 60, यानी रुपीज 60 रुपीज के 4 बिस्किट, तो यानी एक बिस्किट 15 रुपए पर पैकेट में के रूप में बेच दिया। सो बिस्किट इज द फाइनल गुड्स, एग्जाम्पल गुड्स दैट रीच टू द कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर को वो बिस्किट पहुंचा वो कितने रुपए में पहुंचा, 15 रुपए में एक बिस्किट पहुंचा। तो जो 15 रुपए है वो उस गुड की फाइनल कॉस्ट होगी, बल्कि इस कॉस्ट में हम आटे, तेल, शुगर, इन चीजों को इन्वॉल्व ऐड अगेन एंड अगेन ऐड नहीं करेंगे। अगर हम अगेन एंड अगेन ऐड कर रहे हैं तो ये प्रोसेस गलत है। इसलिए जीडीपी में केवल हम जो फाइनल वैल्यू की प्राइस होती है उसी को ऐड करते हैं। क्यों, ये देखो, ये इसलिए कहते हैं, नीचे भी लिखा है, क्योंकि in the final goods such as wheat flour, example intermediate goods are used up to production of final goods and services, and the value of final goods already include the value of all intermediate goods that are used in making the final goods. So the value of 60 rupees for the biscuit is the final cost. Already in this process, already the value of wheat 10 rupees and sugar प्राइस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो यही सारी चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, जैसे मैंने बेटा आपको पहले भी बता चुका है कि समय के साथ साथ जो तीनों सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा बेटा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है ये मैं बताती हूँ। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें प्रॉस्पेरस था। ठीक है, प्रॉस्पर था ये, क्योंकि मोस्टली हमारे मेनी पीपल ऑफ इंडिया आर एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। ठीक है, और क्यों था ये, क्योंकि और कोई सेक्टर हमारे पास जॉब को बढ़ाने वाला या जॉब को जनरेट करने वाला नहीं था। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पूरा ग्राफ आपको पूरे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। दो एग्जांपल दिए बेटा, एक दिया है 1973-74 का ग्राफ, एक दिया है बेटा 2013 से 2014 का ग्राफ। इसमें अगर हम देखें जो हमारा 73 और 74 में है, हम देख रहे हैं जो ब्लू कलर से वो प्राइमरी सेक्टर है, रेड से सेकेंडरी और ग्रीन से टर्शरी। तो हम देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर था वो ज्यादा ग्रो अप नहीं कर रहा था। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारे क्या थे, क्या था, हमारा जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, ये जीडीपी बता रहा है कि सबसे ज्यादा हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या दे रहा था, जीडीपी दे रहा था कंट्री को। लेकिन यहाँ ड्रास्टिक चेंज आया है बेटा 2013 एंड 14 में। आप देख रहे हैं 2013 एंड 14 में अगर हम बात करें जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा जीडीपी हमें किस सेक्टर में प्रोवाइड किया है 2013 और मनप्रीत मत करो, 2013 एंड 14 में हमारा टर्शरी सेक्टर। आप देख रहे हैं ये दो ग्राफ आपको देख के ही बता रहा है
कि प्राइमरी सेक्टर 1973 में प्राइमरी सेक्टर हमारी कंट्री को जीडीपी ज्यादा देता था, लेकिन हम कंपेयर करें 2013 एंड 14 में तो टर्शरी सेक्टर ने हमारी सबसे ज्यादा 2013 एंड 14 में हमारी क्या दी है, हमारी कंट्री को जीडीपी दी है। तो ऐसा क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर की इतनी ज्यादा, कैसे हमारे टर्शरी सेक्टर ने इतना ज्यादा कंट्री को जीडीपी प्रोवाइड किया? तो क्वेश्चन बेटा यही आता है यहाँ, यही व्हाट वाज द रीजन ऑफ द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, यानी ऐसा क्या कारण हुआ या ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारा टर्शरी सेक्टर ने क्या दिया, जीडीपी ज्यादा देना शुरू किया? तो 3-4 कारण है, यानी जीडीपी टर्शरी सेक्टर का ज्यादा जीडीपी देने का पहला कारण, क्योंकि आप देखते हैं टर्शरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चे, सर्विस सेक्टर कहते हैं ना, सर्विस सेक्टर। और ये सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है, मोस्टली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप देखेंगे समय के साथ साथ इतनी सारी डिजीजेस आ गई हैं, इतना ज्यादा आप देखेंगे हम कह सकते हैं लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस आ गई है। तो ऑटोमेटिकली ये चीजों ने, जो अवेयरनेस है, जो हमारी आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, या आप देखेंगे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसने ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर को बढ़ा दिया है। तो ये देखो एग्जांपल यहाँ दिया है। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल services such as hospital, education institution, post and telegraph services, police stations, municipality, defense, transport, banking, insurance company etc are required। यानी क्यों बढ़ी है, क्योंकि आप देखें समय के साथ साथ हर एक कंट्री को पता है कि अगर उस कंट्री को डेवलपिंग होना है या डेवलप होना है, तो उसके कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एजुकेशन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सिटीज में सफाई या सारी चीजें स्टेबल हो, म्युनिसिपैलिटी की जरूरत पड़ेगी। चीजों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो हम देखते हैं लेन देन का जितना भी काम होता है उसके लिए बैंक की जरूरत होगी। या आजकल आप देखते हैं इतने डिजास्टर आ रहे हैं, तो इंश्योरेंस भी, बहुत सारी चीज, इंश्योरेंस ने भी बहुत ज्यादा इस पीरियड में क्या किया है, बूम किया है। तो समय के साथ साथ सर्विस सेक्टर का बढ़ने का कारण इसलिए ज्यादा है टर्शरी सेक्टर का, क्योंकि जो ये बेसिक सर्विसेज हैं इसकी बहुत ज्यादा नीड किसी भी कंट्री को हुई है। तो पहला कारण तो ये है कि टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस का, कि समय के साथ साथ लोगों को की जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स है उनकी भी कंट्री को बहुत ज्यादा जरूरत हुई है। सेकंड कारण क्या है टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट का? आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी तक बता चुका है, हर एक सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, टर्शरी हो, सर्विस। तो अगर कहीं ना कहीं बेटा, अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है और इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना है, ये दो सेक्टर कब डेवलप होंगी, जब इस सेक्टर के बने गुड्स मार्केट में पहुंचेंगे। तो हम ये